नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो वैसे आपने सुना होगा। स्टेट लेवल पार्टी, नेशनल लेवल पार्टी, रीजनल पार्टी, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सारी बातों को आपने सुना होगा। ये जो वीडियो है वो मैं 3 पार्ट में इसको करूँगा और एक एक बात को समझेंगे कि नेशनल लेवल पार्टी किसको कहते हैं, स्टेट लेवल पार्टी किसे कहते हैं, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। ये सब मैं बात करूँगा डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ, और इसको मैं जो कवर करने वाला हूँ 3 वीडियो बना करके इसके 3 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। तो आज जो स्टार्ट करूँगा वो सबसे पहले मैं डेमोक्रेसी से स्टार्ट करूँगा और ये आज का फर्स्ट पार्ट होगा ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे काम करता है और एक सुचारू रूप से किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलता है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो डेमोक्रेसी के बारे में। पहले हम डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं कि क्या होता क्या है। देखो, आपने इसका ना बहुत सारा नाम सुना होगा। जनतंत्र सुना होगा, लोकतंत्र सुना होगा, जनता की शक्ति सुना होगा, लोकशाही सुना होगा, है ना। ये सारा जो है वो पर्याय है लोकतंत्र का ही। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब इसका हो गया कि ऐसा व्यवस्था जिसमें जो सारी शक्तियां हो वो जनता के हाथों में हो, सारी शक्तियां जो है वो जनता में निहित हो, उसको लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन अब इसमें जो लोकतंत्र में शक्तियां तो जनता के पास होती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक सरकार को बनाते हैं, एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, उस व्यवस्था में वो काम करते हैं। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हर कोई आदमी एक अपनी अपनी बातों को उठा के इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे और एक एक पार्टी बना करके बात को रखे। तो इससे बेहतर है कि हम अपने लिए कोई प्रतिनिधि को चुनते हैं जो सम्मिलित रूप से सबकी बातों को उठाता हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि जो वास्तविक में लोकतंत्र में जो शक्ति होता है वो जनता के हाथों में होता है, वो जनता में निहित होता है। अब जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअली, डेमोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल, और क्रेटोस भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, तो कहने का मतलब डेमोक्रेसी का मतलब हो गया रूल बाय द पीपल या फिर पावर ऑफ द पीपल, मतलब जनता की शक्ति, जनशक्ति या लोगों के द्वारा चलाया गया शासन। लोकशाही भी इसको कहते हैं। वैसे तो अब्राहम लिंकन ने भी डेमोक्रेसी के बारे में कहा है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। और ये डेमोक्रेसी को डिफाइन करा गया है इन्हीं सब बातों से। कहने का मतलब अल्टीमेट और सुप्रीम पावर जनता के हाथों में होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो, इसमें होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि को चुनते हैं और जो प्रतिनिधि होता है वो लोगों की बातों को उठाते हैं, जनहित के बातों को उठाते हैं, जनता के हित की बातों को वो एक राइट प्लेटफॉर्म पे उस बातों को उठाते हैं। और ये भी होता है कि भाई लोकतंत्र में आपका ये अधिकार है या लोगों का ये अधिकार है कि ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो हैं वो फ्री हैं अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए।
चुनाव पॉलिटिकल पार्टी बना के चुनाव कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ सकता है, उसका वो अधिकार है। और अगर आप ऐसा सोचो कि अगर हर कोई अपने मुद्दे के लिए आ जाए तो राष्ट्रहित या नेशनल इंटरेस्ट की बातें नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी का भी सिस्टम होता है और उसमें जो कुछ लोग होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र से जुड़े हुए समस्या और वहाँ से जुड़ा हुआ जो भी समस्या होता है लोगों का, उसको उठाते हैं और एक संगठन के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, अब ये भी बात आता है कि आखिर जरूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत है। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है और प्रतिनिधि की भी जरूरत है, क्योंकि आप ऐसा सोचो कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अनएडुकेटेड होते हैं, जो अपने बातों को सही तरीके से रख नहीं पाते, तो उनकी आवाज को कौन उठाएगा। तो इसके लिए प्रतिनिधि चाहिए और पॉलिटिकल सिस्टम भी इसी के लिए चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसीलिए बनाई जाती है कि जो लोग अनएडुकेटेड हैं या फिर जो एडुकेटेड भी हैं लेकिन अपने बातों को रख नहीं सकते हैं, या उनसे जुड़ा जो भी समस्या है उसको सही जगह पे कौन उठाएगा। तो इसके लिए जरूरत पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को और प्रतिनिधि की, क्योंकि हर कोई आदमी और हर कोई जो नागरिक है ये संभव नहीं है कि वो एक्टिवली पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाए, फिर वो जो भी काम कर रहे हैं वो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन लेते हैं जो उनके बातों को और उनकी समस्याओं को उठाए। और वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। ये एक सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का। अब एक्चुअली अगर आप समझेंगे इस सारी बातों को तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां कहने को डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन है नहीं। जैसे आप पाकिस्तान की बात कर लो, तो पाकिस्तान में कहने को डेमोक्रेसी है लेकिन इनडायरेक्ट में रूल कोई और कर रहा होता है। तो ताकि पूरी दुनिया को दिखाना हो कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन एक्चुअली वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम होता नहीं है। मैंने अभी एग्जाम्पल पाकिस्तान का दिया, वहां पे ये एक ढोंग और पाखंड है कि चुन करके आना है जनता के द्वारा, लेकिन वहां पे अगर आप देखो जिस प्रतिनिधि को चुना जाता है वो कुछ भी नहीं होते हैं, काम कोई और कर रहा होता है, जैसे सेना वहां की काम कर रही होती है। तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो उस तरीके से नहीं है जैसा इसको समझा जाता है। दूसरा, बांग्लादेश में भी देखो क्या हुआ, अभी नेपाल में देखो, बहुत सारा ऐसा कंट्रीज का एग्जाम्पल है जहां पे है तो डेमोक्रेसी बट एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे वो डेमोक्रेसी है नहीं। मतलब जानबूझ करके वो चुन करके आते हैं लोगों के द्वारा, लेकिन शासन कोई और कर रहा होता है। मतलब दिखाने के लिए कुछ और है, पीछे पर्दे के पीछे कुछ और होता है। लेकिन आप अगर इंडिया को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1947 से लेकर के 2025 तक हम लोग चले आए हैं और अभी तक चाहे कमोबेश आप जैसा समझो कि हो सकता है कि कुछ करप्शन हुआ हो या कोई लीडर करप्ट हो, बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन देखा होगा आपने, बट फिर भी अभी भी हमारा डेमोक्रेसी सरवाइव कर रहा है। उसका कारण है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, जो नींव है इस डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी अकेला कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पीछे, जिसके कारण ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतने सालों तक चला है और आगे भी चलता रहेगा। जबकि आपको पता होगा कि जब ये देश आजाद हुआ था, भारत जब आजाद हुआ था और जब पहले बार चुनाव होना था, तो जो सर्वे हुआ उसमें पाया गया कि जो पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट है वो 14% था। मतलब आप समझ लो 85% लोग जो थे इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और वहां से हम लोगों ने यहां तक का सफर किया है। सबको डाउट था कि यहां कभी भी ये सिस्टम चल नहीं सकता है,
भारत में कभी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम सफल नहीं हो सकता है जहां इतने अनपढ़ लोग हों। लोगों का ये मानना था, देश का ये मानना था, लेकिन फिर भी हम वहां से यहां तक का सफर कर लिया हमने। ये बेस्ट एग्जाम्पल है सभी देशों के लिए। तो आई होप कि जो आज का पार्ट 1 था, जो वीडियो था, आपको बहुत सारी बातें समझ में आया होगा। मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि स्टेट लेवल पार्टी क्या होता है, नेशनल लेवल पार्टी क्या होता है। ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।